नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच हिंसक झड़प में एक भारतीय अफसर और 2 सेना के जवान शहीद हो गए। इस झड़प में 5 चीनी सैनिक भी ढेर हो गए। सीमा पर तनाव लगातार जारी है। कई बार दोनों देशों की सेनाओं में झड़प हो चुकी है। दोनों देशों के बीच तनाव, सरहद पर सेना तैनात है। दोनों देशों में लगातार वार्ता का दौर भी जारी है। इससे पहले 6 जून को चर्चा के बाद चीन ने अपनी सेना पीछे हटा ली। अब फिर विवाद ये साफ जाहिर करता है हिंदी चीनी भाई भाई की बात करने वाला चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तो वहीं नेपाल से भी सीमा का विवाद इन दिनों खासा चर्चा में। यूं ही पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश ही एक ऐसा पड़ोसी है जो फिलहाल हमारे साथ उसके मधुर संबंध हैं। तो आखिर ये सब हो क्या रहा है और आने वाले दिनों में किस तरह से भारत की कूटनीति रहेगी, यही आज का हमारा विशेष है। एलएसी पर तनाव, और इस पर हम चर्चा करें उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत चीन की सेना में हिंसक झड़प। भारतीय सेना के एक अफसर सहित 2 जवान शहीद। चीन के भी 5 जवानों की मौत। झड़प के दौरान किसी तरह की कोई गोली नहीं चली। भारत चीन के बीच लद्दाख में जारी विवाद अब और भी गहरा हो गया है। 6 जून को दोनों देशों के बीच हुई चर्चा के बाद चीन ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया था। अब दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प ने दोनों देशों के बीच विवाद को ज्यादा ही बढ़ा दिया है। और करें तो दोनों ही देशों की सेना सरहद पर तैनात है। चलिए इसके पहले जरा दोनों देशों के बीच चल रही तनातनी पर एक नजर डालते हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच विवाद 5 मई को शुरू हुआ। झील के उत्तरी किनारे पर भारत चीन सेना आमने सामने आ गयी। दोनों पक्षों से कई लोगों के जख्मी होने की खबर आई। गलवान क्षेत्र को लेकर भारत चीन के मिलिट्री अफसरों के बीच बातचीत हुई। बातचीत में गलवान क्षेत्र में तनाव को कम करने पर चर्चा की गई। एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं की तैनाती बरकरार। हालांकि सैन्य वार्ताओं के बाद दोनों देशों की सेना कुछ पीछे हटी थी। भारत चीन में सीमा को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है। इसका मुख्य कारण दोनों देशों के बीच सीमांकन का नहीं होना है। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है। कई इलाकों को लेकर दोनों के बीच सीमा विवाद है। भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, जो फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश के सीएम को लेकर भी चीन से विवाद है। भारत और चीन ने सीमा समस्या के समाधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए अपना अपना विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इस एसआर की अब तक 20 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं, जिनका काम होता है जब तक सीमा निर्धारण का काम नहीं हो जाता तब तक जो भी सीमा विवाद के मसले आएंगे उन्हें बड़े तनाव में बदलने से रोकना है, ताकि युद्ध की स्थिति न बने। साथ ही दोनों देशों के बीच फायरिंग न करने का करार भी है। एक तरफ भारत चीन सीमा विवाद चल रहा है तो दूसरी तरफ नेपाल ने भी भारत के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में शामिल कर संसद में बिल भी पास कर लिया है। दोनों देशों के बीच अब ये नया विवाद खड़ा हो गया है। तो वहीं पाकिस्तान से भी भारत का सीमा विवाद लगातार जारी है। पड़ोसी मुल्कों से इस तरह के विवाद दोनों देशों की शांति को भंग करता है। आखिर इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत क्या कूटनीतिक कदम उठाता है, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।
तो देखा आपने ये रिपोर्ट, चिंताएं बढ़ती हैं, तनाव बढ़ता है तो, और जाहिर है कोई भी देश नहीं चाहेगा कि इस तरह का तनाव हो, लेकिन चीन वो कोई मौका नहीं छोड़ता जिससे भारत के पड़ोसियों को उसके खिलाफ भड़काया जाए, उनका इस्तेमाल किया जाए, और ये लगातार होता रहा है। तो चलिए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनार्दन मिश्रा, जो सांसद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। साथ ही हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मधुकर द्विवेदी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ कर्नल भारत भूषण वस भी जुड़ेंगे, जो इस मामले के जानकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मधुकर द्विवेदी साहब, मैं आपसे ही शुरू करता हूं। ये विवाद आखिर ऐसे समय में, जब पूरी दुनिया एक महामारी से लड़ रही हो, सभी जगह चिंताएं हों, ऐसे समय में ये विवाद, और ख़ास तौर से चीन तो ये करता ही रहा है, उसका तो इतिहास है विश्वासघात का, लेकिन नेपाल जो हमारा बहुत निकट पड़ोसी है, जहां आना जाना बहुत आसान है, जिससे हमारे रिश्ते सदियों पुराने हैं, जिसकी हमारी संस्कृति में बहुत मेल है, और इन सारी चीज़ों के बावजूद उसका बहुत हद तक व्यापार और बहुत कुछ हम पर निर्भर है, फिर भी वो भी इस तरह से आंख तरेर रहा है, और वहीं चीन की सीमा पर तो तनाव है। कैसे आप देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? जैसा आपने कहा कि चीन जो है हमारा कभी विश्वस्त सहयोगी नहीं रहा। आप 60 के दशक से और अभी तक के अतीत को अगर देखें तो चीन को जब भी मौका मिला उसने भारत के खिलाफ वातावरण बनाने में कोई गुरेज नहीं किया। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, मैं तो शुद्ध शब्दों में कहूंगा कि उसने एक हरकत की है, बहुत बड़ा दुस्साहस चीन ने किया है भारत को आंख दिखा करके, और एक तरह से कहिए कि सामरिक परिदृश्य में अगर इसको देखें, उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि हम भारत से सुपर शक्ति हैं। चाइना के अगर अतीत पर नजर दौड़ाएं तो चाइना ने भारत को हमेशा धोखा दिया। भारत का अन्न खा करके, इसको आप यूं कह सकते हैं कि व्यापारिक जो समझौता हुआ है भारत और चीन के बीच, उसमें चीन ने भारत से इतना ज्यादा पैसा कमाया है। व्यापारिक संदर्भ में हम बात करें कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो भारतीय पैसों से चलती है। बावजूद इसके उसने कभी जो है भारत को अपना मित्र देश नहीं माना। चाहे संधियों की बात की जाए, चाहे यूएनओ में कोई प्रस्ताव की बात की जाए, चीन ने हमेशा भारत से दूरी बना के रखी। आंतरिक मामलों की बात अगर की जाए तो सीमावर्ती जो हमारे राज्य हैं, चीन ने हमेशा उसमें घुसपैठ की। इस समय चीन इसलिए गुर्रा रहा है कि उसने पाकिस्तान को भी अपने साथ मिला लिया। छोटा सा एक देश जो हमारा मित्र देश है, नेपाल, वो भी हमें आंख दिखाने की स्थिति में हो गया, सिर्फ इसलिए कि वो चाइना उसको उकसा रहा है। तो चीन ने साहस किया है, वो न सिर्फ भारत उद्विग्न है, बल्कि हमारे भारत के जो मित्र देश हैं उनको भी पीड़ा हुई है। देश में चीन की इस हरकत से जिस तरह से विरोध के स्वर उभरे हैं, और एक तरह से कहिए कि चीन से बदला लेने की एक मानसिकता लोगों की बन रही है, वो ये दिखाती है कि चीन का जो ये षड्यंत्र है वो बहुत स्थायी रूप। मधुकर जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? इसलिए कि अब नेपाल भी आंखें तरेरने लगा है। पहले कभी कभी कुछ बयान देता था, लेकिन अब वो तो सीमा पर उसने घोषित ही कर दिया अपनी संसद में कि उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, और इस तरह की चीज़ें। वो जो हमारा बहुत विश्वस्त साथी था, वो भी अब कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है। ये आखिर हो क्या रहा है? ये क्या देखते हैं आप इसमें? रिजवान जी, ये बात सत्य है
कि चीन हमारे साथ जो हरकत कर रहा है वो आज से नहीं कर रहा है, जैसे द्विवेदी जी कह रहे हैं 60 से कर रहा है, जब से लगातार ये चली आ रही है बात। और नेपाल जिससे हमारे बहुत ही ताल्लुकात घरोबा थे, पारिवारिक थे, दोस्ताना थे, और नेपाल की सारी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान से चलती थी। पिछले कुछ वर्षों से हमारी कूटनीति में कहीं कमी आई और नेपाल जैसा देश जो हमारे ही अर्थव्यवस्था से चलता था और ज्यादातर संपर्क उनका हिंदुस्तान से है, लेकिन क्या ऐसी वजह हुई, कूटनीति में कमी रही कि नेपाल भी हमसे कहीं ना कहीं, आज भी उसने जो प्रस्ताव पारित किया है, आप जिसका उल्लेख कर रहे हैं अपनी संसद में, वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं बिना किसी दूसरी शक्ति के मदद के नेपाल इस तरीके की बात नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है। और इसके पीछे सीधे सीधे चीन है। चीन अपना इस क्षेत्र में वर्चस्व चाहता है और चीन चूंकि दुनिया की ताकतों में शुमार है, आज हमारे संबंध अमेरिका से अच्छे हैं और चीन से उतने ज्यादा अच्छे नहीं रह पाते हैं। और चीन हमेशा हमारे पड़ोसी देशों को, चाहे पाकिस्तान हो चाहे नेपाल हो, छोटे छोटे देशों को भी जो हमारे साथ रहे हैं उनको अपने पक्ष में कर रहा है। आज विचार करने वाली बात यह है कि हम कहाँ असफल हो रहे हैं। हम असफल इसमें हो रहे हैं कि हम स्वयंभू निर्णय कर रहे हैं। हम पूरे देश को, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोधी ताकतों को, विरोधी दलों को बैठ के विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं। हम डे टू डे की 2-4 दिन की एक आध बार मीटिंग करके विपक्षी नेताओं की, हम उन्हें जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। और पूरा देश असमंजस में है, पूरा 125-30 करोड़ लोग असमंजस में है कि आखिर हो क्या रहा है लद्दाख में, एलएसी पे हो क्या रहा है। आज इस दुर्घटना ने हमें अचंभित कर दिया है। और जब हमारे एक ऑफिसर और 2 जवान शहीद हुए हैं तो मैं उनको शरणागत होकर प्रणाम करता हूं, उनकी जाबाजी को प्रणाम करता हूं। लेकिन ये हो क्या रहा है, इतने दिनों से विवाद चल रहा था, आप बातचीत भी कर रहे थे, आप उसमें भी असफल हो रहे हैं। उन्होंने आके जो हमारी रास्ता जो था जिसपे दोनों लोग वो करते थे मॉनिटरिंग, उन्होंने आके आपको इस कॉर्नर पर रोक दिया। आप कूटनीति तरीके से अपना के बात करें। आज दौर वो है कि हिंदुस्तान को एक होना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान एक दिखे, चाहे राजनीतिक दृष्टि से चाहे सामरिक दृष्टि से, और हमें एक होकर पूरी वस्तु स्थिति के साथ लड़ना है। जो भी निर्णय करना है वो अकेले सरकार को नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान से हमारा विवाद नहीं है, ये चीन से विवाद है। और चीन से जब विवाद है तो हमें हिंदुस्तान की पूरी संसद को, हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि देश के अस्तित्व की बात है, स्वाभिमान की बात है। यहाँ कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। और जब देश की बात हो तो आगे बढ़ के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को बात करनी चाहिए रिजवान भाई। और ये विषय बहुत मामूली विषय नहीं है, ये दुनिया के लिए चिंतनीय विषय है कि हम जैसे शांतप्रिय देश में रहने वाले लोग, भारतवर्ष जो कभी दूसरे को परेशान नहीं करता है, आज हमें चाइना परेशान कर रहा है। और जैसा द्विवेदी जी ने कहा है, मैं इस बात से सहमत हूं, चाइना की अर्थव्यवस्था को बहुत हद तक हमने सुदृढ़ किया है। हमने छोटी छोटी चीजों में, घरों में चाइना की बनी हुई चीजों को लाने की कोशिश की। तो आज ये दौर आ गया है कि हम अगर स्वावलंबी बनना चाहते हैं, हम स्वाभिमानी बनना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान की बनी हुई चीजें इस्तेमाल करें। हम फिर गांधी के विचार पे हिंदुस्तान को लाएं। मैं लौटूंगा दूसरे चरण में इस बात को करूंगा, लेकिन जनार्दन मिश्रा हमारे साथ हैं, सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, उनसे समझ लेते हैं। क्या कहेंगे मिश्रा जी? आप बड़ा काम कर रहे हैं, सिलाई मशीन के साथ मुझे नज़र भी आ रहे हैं, आप बाकायदा मास्क लोग सिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ चेहरा ढांक लेने से चाइना की समस्या दूर नहीं होने वाली है। ये एक ऐसी समस्या है जो लगातार हमें आंखें तरेड़ती है, लगातार हमें तंग करती है, हमारे इस क्षेत्र में घुस आती है, फिर हम प्रयास करते हैं तो थोड़ी देर वापस जाती है, फिर घुस आती है, और अब तो वो हमारे सारे पड़ोसियों को हमारे खिलाफ भड़का रही है। नेपाल जैसा विश्वस्त साथी भी हमें आंखें तरेड़ रहा है। चिंता होती है, या चौधरी राकेश सिंह जिस तरह से कह रहे हैं, मधुकर द्विवेदी जो कह रहे हैं, उसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? जहां तक नेपाल का सवाल है, ये कोई अचानक नहीं हुआ है। नेपाल का जो एक कम्युनिस्ट आंदोलन है वो हिंसा का आंदोलन रहा है और चीन का पूर्णतः समर्थित आंदोलन रहा है। और जब से कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर सरकार में आई है, तब से लगातार वो भारत के
के साथ जानबूझकर एक असहज संबंध निर्मित करने का प्रयास करती है। पूरी तरह से इस समय जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, इस समय वो स्वयं भी बहुत पतली स्थिति में हैं और इस वजह से वो एक राष्ट्रवाद की भावना जगा करके चीन के समर्थन से एक नया विवाद उन्होंने शुरू किया है। इसलिए ये मान लेना कि नेपाल से अभी अभी हमारे संबंध खराब हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो मानता हूं कि जब से वहां पर राजशाही के खिलाफ या कि जो हिंसा का आंदोलन चला कम्युनिस्ट पार्टी नक्सलाइट्स का, माले क्या उसका नाम था इनका, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वो तो चीन की पूर्णतः समर्थित हिंसात्मक आंदोलन था। दुर्भाग्य से उसको वहां समर्थन मिला और लगातार वहां पर अब ये कम्युनिस्ट की सरकार है। तो नेपाल का भी मामला चीन से पूरी तरह से समर्थित है और हमारी तरफ से कोई नेपाल के साथ गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ मानसिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से वो सब चीन की विचारधारा के नजदीक हैं और चीन उनके माध्यम से, नेपाल के माध्यम से हमारे यहाँ ये सारी चीजें आप जान रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन हमें करना क्या है? क्या हाथ पर हाथ रखे रहेंगे या हम सोचेंगे कि ये स्वाभाविक है? स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन ये तो अस्वाभाविक हो गया है। जिस तरह हमारे ही सहयोग से, हमारे ही दम पर उनका रोजगार चलता है, हम ही अगर उन्हें कोई चीज़ न दें तो बहुत महंगी हो जाएगी। ऐसे समय में भी हम नहीं समझा पा रहे हैं, कूटनीतिक रूप से हम क्यों नहीं उन्हें समझा पा रहे हैं? क्यों उनकी हम पर इतनी निर्भरता होने के बाद भी वो हमें आंखें तरेर रहे हैं? और चीन जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, हम चीन को भी कभी नहीं ठीक से समझा पाए उसकी भाषा में, और नेपाल भी अब हमसे उसी तरह से आंखें तरेरने लगा है। नेपाल समझना नहीं चाहता, वो समझेगा और जब जिस तरह से नेपाल में परिस्थितियां निर्मित होगी वो समझेगा अपने आप। वहां की जनता समझ करके इन कम्युनिस्टों को वहां से भगाएगी। जहां तक चीन का सवाल है, तो चीन के मामले में हमारी समझ पूरी तरह से सही है। हमने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और उसी से वो परेशान है। पहले तो उसको लगता था कि चीन है, लेकिन अब जिस तरह से निर्माण के काम, सड़कें बन रही हैं, पुलें बन रही हैं, रेल तक पहुंचाने का प्रयास किया, रेल तक पहुंची है ऐसी उसके सीमा तक, तो इस वजह से वो उसकी घबराहट तो इस तरह की है। दूसरा, हम कोई वार्ता भी कर रहे थे, लेकिन हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं हमने शीघ्रता के साथ पूरी तरह से वहां तैनात किए हैं और उसका मुंहतोड़ जवाब देने का कह रहे हैं हम दोनों मोर्चों पर तैयार है, तैयारी। चलिए, मैं आपके पास एक बार और आऊँगा। डॉक्टर भारत भूषण वस्त रिटायर्ड कर्नल हैं आप तो उन क्षेत्रों में आपने, खास तौर से चीन के उन क्षेत्रों में, उन सीमाओं में भी आपने काम किया जहां भारत और चीन के बीच में। कर्नल वस्त, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कर्नल वस्त, आप सुन पा रहे हैं? कर्नल वस्त, आप मुझे सुन पा रहे हैं जी? तो क्या आखिर ये क्या हो रहा है, कहाँ कोई कमी है, किस तरह से हम इन चीजों से निपटेंगे? और भारत, चाहे 1962 ले लें या चाहे 1967 ले लें या चाहे 1975 का संग्राम जो इंसिडेंट हुआ था अरुणाचल में वो ले लें, लेकिन चाइना के साथ भारत के रिलेशंस ना कभी अच्छे थे और ना कभी अच्छे होंगे, क्योंकि चाइना एक विस्तारवादी नीति को अपनाता है और खासतौर से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में जहां पर LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसको ना हम उसको मान लेते हैं लेकिन चाइना उसको नहीं मानता है। अब उदाहरण के तौर पर इसी एरिया ले लीजिए, हम बोल रहे हैं कि फिंगर 8 तक हमारा इलाका है, जबकि वो बोलता है कि फिंगर 4 तक है, वो फिंगर 4 पर आकर बैठते हैं। तो मेरा अपना निजी मत है, मैं बिल्कुल संक्षेप में बोलूंगा, बारे अगर आप चाहे एनालाइज कराने के लिए मेरे को सवाल देंगे तो करूंगा, लेकिन बिल्कुल संक्षेप में कहना चाह रहा हूं कि वक्त आ गया है कि चाइना को चाइना की भाषा में जवाब देने का। ये बॉर्डर पर हो क्या रहा है? आर्मी जो है पत्थरों से खेल रही है, आर्मी जो है बैटल से लड़ रही है। आर्मी का काम ये नहीं है, आर्मी काम गोली का जवाब गोली से देने का है। डिप्लोमेसी
तभी सफल हो पाती है जब उसके पीछे मजबूत बंदूक खड़ी होती है, और वो बंदूक हमें और ज्यादा मजबूत करनी है, तभी चाइना हमारी भाषा को समझ पाएगा। वरना वो पर्ल ऑफ स्टिंग्स की अपनी पॉलिसी को दुनिया के 150 देशों को उसने कर्जा दिया हुआ है। अभी हम बात कर रहे थे नेपाल की। नेपाल के अंदर में अभी पिछले 2 साल के अंदर में ही उसने तकरीबन $150 मिलियन का कर्जा लिया हुआ है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उसकी अपना इंटरनल प्रॉब्लम्स है, तो नेपाल बेचारा क्या करेगा? तो इसलिए हमें इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत करना है, वरना मोदी जी वही गलती कर देंगे जो नेहरू जी ने करी थी 1950s के अंदर में, कि हिंदी चीनी भाई भाई, नो भाई भाई, और भाई भाई का जमाना नहीं है। अब हमारे देश की क्या हित है, हमारे देश का नीतियां हमारे देश के हित को देखकर बननी चाहिए। वो जमाना गया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आप सीट ले लो, वो जमाना गया कि तिब्बत के कुछ एरिया को आप हम कर देते। नो, अब भारत एक सुदृढ़ देश बनने की राह पर है। तो मेरा अपना निजी मत है कि हमारे देश की आर्मी को, हमारे देश की एयरफोर्स को, और खास तौर से हमारे देश की नेवी को लेटेस्ट इक्विपमेंट देने के लिए उसको वो सामान दिया जाए, ताकि वो अपने आप को दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट कर सके। मोदी जी आज दुनिया में कर्नल बस बार बार ये दावे किए जाते रहे हैं कि अब सेना के हाथ खुले हैं। अब तो एक और चीफ भी बना दिया गया है, तीनों सेना से समन्वय करने वाला। ये भी किया गया है, सेना को और बहुत आधुनिक हथियार दिए गए हैं, बहुत कुछ है, सेना को बहुत ताकतवर बना दिया गया है। और सेना अब किसी भी तरह से बहुत आदेश लेने के लिए बाध्य नहीं है, अब तो सेना के हाथ खुल गए। ये बातें जो हम लगातार सियासी हलकों पर सुनते रहे हैं, आप उससे उलट बात कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सेना को अभी ऐसा मौका ही नहीं है, वो सिर्फ अपना बचाव कर रही है वहाँ सीमा पर, और सीमा की सुरक्षा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जिस तरह से चीन की भाषा में चीन को जवाब देना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, कहीं रोका गया है डिप्लोमेटिक अंदाज में। वही गलतियां जो आप अभी जिक्र कर रहे थे नेहरू के दौर में जो हुआ, वही उससे हमने सबक नहीं लिया। ऐसा नहीं कहा। आप बात कर रहे हैं टेक्निकल लेवल, लोकल लेवल की, आप बात कर रहे हैं ऑपरेशनल लेवल की, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेटेजिक लेवल की। मैं दुनिया के बारे में बात कर रहा हूं। आज हम हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देश को एक वर्ल्ड में एक शक्ति बनाने की, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आज दुनिया के अंदर में पहचाने जाने जाते हैं, लेकिन चाइना क्या उसको वैसे ही कबूल कर लेगा? नहीं, चाइना चाहेगा कि हमारे देश की बढ़ती प्रतिष्ठा के अंदर में कुछ डेंट पड़े, और वो ये डेंट डालने की कोशिश कर रहा है। चाइना के अंदर में अपनी इंटरनल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में कितनी प्रॉब्लम्स है वो जग जाहिर है। तो उनको डाइवर्ट करने के लिए वो हमारे साथ में इस तरह की जो हरकतें कर रहा है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि ये डिप्लोमेसी लेवल की बातों को अभी हमें कंटिन्यूअसली जारी रखकर अपने आप को और वहां पर मजबूत बनाते हुए सैनिकों की सैनिक क्षमता में, और चाइना को उसी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चीन को चीन की भाषा में जवाब देना है, और हिंदी चीनी भाई भाई नहीं चलेगा, सभी लोग ये मानते हैं। मधुकर द्विवेदी साहब, बहुत संक्षिप्त में आपसे एक बार फिर चाहूँगा, सारे लोगों की आपने बात सुनी, क्या लगता है क्या होना चाहिए और कहाँ चूक हो रही है? मधुकर द्विवेदी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। इन्हीं तकनीकी कारण से शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपको एक बार फिर लूंगा। अभी एक बार मैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के पास चलता हूं। चौधरी राकेश सिंह जी, क्या आपने सुना? को भी सुना, मधुकर जी को भी आप पहले सुन चुके हैं, जनार्दन जी को भी सुना। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय की समस्या है, वो पहले से मालूम था साहब। और
ये तो जो नेपाल कर रहा है, वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं वो उसका कारण है। आप कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को, वहाँ की और यहाँ की सारी राजनीतिक परिस्थितियों को? कर्नल वत्स साहब की मैं बात से सहमत हूँ कि आज़ादी के तुरंत बाद 1960 के दशक के बाद चाइना की स्थिति बहुत मजबूत थी, हम लोग बहुत कमज़ोर थे। और उस समय डिप्लोमेटिक बात ये थी कि हमने हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दिया, पंडित नेहरू जी ने। लेकिन आज की तारीख में हम दुनिया की बहुत अच्छी सामरिक शक्तियों में गिने जाते हैं। आज डिप्लोमेटिक दृष्टि से भी हम आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी दुनिया की अच्छी ताकतों में गिने जाते हैं। हमारे व्यवहार अमेरिका से आज बहुत अच्छे हैं। अमेरिका चाइना से नाराज है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब अमेरिका नाराज है और चीन हमारे यहाँ लड़ाई लड़ने की हिम्मत कर रहा है, हमारे क्षेत्र में आ रहा है, तो हमें कर्नल वत्स साहब की बात पे ध्यान देना चाहिए। हमें अब मल्लापुरम में झूला झुलाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें आवश्यकता है चीन को चीन की भाषा में जवाब देने के लिए, और उसके लिए 130 करोड़ जनता साथ है। पूरे राजनीतिक विचार विमर्श करके इस पर निर्णय करना चाहिए। और चीन से लड़ाई, फिर दोबारा मैं इस बात को रिजवान भाई दोहराना चाहता हूं, चीन से लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है। और चीन से अगर हम पीछे हटेंगे तो हमारी अस्मिता पे आंच आएगी। हम नेपाल से भले ही कुछ भी समझते रहे, लेकिन हमें चीन को जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो आर्थिक रूप से दे और सामरिक रूप से। तो अगर हम आज पीछे हट गए तो हमारी कहीं ना कहीं तौहीन होगी, हम दुनिया के नक्शे पे कमजोर माने जाएंगे। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को एक होकर, सबको एक राय होकर ये निर्णय करना चाहिए कि चीन के इस दौर में हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे, हम पूरी ताकत के साथ चाइना के साथ लड़ें। और ये समय का तकाजा है। आज पूरी दुनिया हमसे यही मांग करती है कि हम चीन को उसकी चीन की भाषा में जवाब दें। और हमारी आर्थिक जो स्थिति थी वो भी बहुत सुदृढ़ हुई है। सामरिक रूप से भी हमारी फाइनेंशियल स्थिति बहुत सुदृढ़ हुई है। हमने सैन्य व्यवस्थाओं में भी अपने खर्चे बढ़ाए हैं, उनका बजट बढ़ाया है। और मैं वत्स साहब की बात से सहमत हूं कि अगर आवश्यकता पड़े तो और हमें बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमें चीन को चीन की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। हम 62 वाला युग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये नए नौजवानों का युग है, नई फौज का युग है, नए सामरिक तंत्र का युग है। इसलिए चीन को चीन की भाषा में जवाब दें। चीन अंदरूनी तौर से घुरा हुआ है। आप ये देखिए, चीन में अंदरूनी बहुत विवाद है। वहां की सरकार अस्थिर होने की स्थिति में है और लोग निकलना चाहते हैं चीन की उस कम्युनिस्ट सरकार के बीच से। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, हम लोग इस जो दौर चल रहा है इसमें सबको समाहित करके, इसमें कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता नहीं होनी चाहिए, इसमें दम नहीं होना चाहिए। आप पूरे राजनीतिक दलों की मीटिंग बुलाएं और सहमति व्यक्त करवाएं। आज वो दौर है, संसद चल रही है। जब 1971 में इंदिरा जी ने जब बांग्लादेश आजाद करवाया था तो इसी संसद में उन्होंने उस पर सहमति व्यक्त की थी। आज राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है और वो इच्छा समझता हूं मोदी जी में है। अब दुश्मन को झूला झुलाने की आवश्यकता नहीं है, अब दुश्मन के साथ आंखों में आंखें डाल करके बात करने की जरूरत है। अब गोली का जवाब गोली से देने का जरूरत है। जनार्दन मिश्रा जी, गोली का जवाब गोली से और झूले झुलाने का वक्त नहीं रहा। जब भारत कमज़ोर था तो एक कूटनीतिक रूप से हिंदी चीनी भाई भाई का हमने नारा दिया था, लेकिन चीन को से संघर्ष कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन चीन को हर मोर्चे पर जवाब देना पड़ेगा। उसके अंदर भी अंदरूनी बहुत संघर्ष हैं, लेकिन ये लगातार जो हमारे लिए मुसीबतें या हमारे लिए समस्याएं खड़ी करता है चीन, उसको उसकी भाषा में जवाब देना ज़रूरी है। और हमारे प्रधानमंत्री कोई मामूली नहीं है, बहुत मजबूत व्यक्ति है, वो ये भी कह रहे हैं। तो ये समय है उसको ठीक से जवाब देने का। नहीं, जवाब तो ठीक से दिया है। अभी उनका खुद का सरकारी जो मीडिया है वो भी मान रहा है कि चीन में भी मारे गए हैं लोगों, चीन के सैनिकों को हमारे सैनिकों ने मारा है। और हमारे तो 3 जवान शहीद हुए हैं ये, लेकिन चीन की दुश्मन के जितने लोग मारे गए हैं शायद हमसे दुगुनी संख्या या तिगुनी संख्या में हमारे सैनिकों ने उनको मारा है। तो इसलिए जवाब तो उसको उस भाषा में ही दिया जा रहा है। और डिप्लोमेसी भी, जैसा कर्नल साहब ने कहा, सभी एक ये सर्वमान्यतः स्वीकार सिद्धांत है कि डिप्लोमेसी भी चलती रहनी चाहिए। डिप्लोमेसी चला करके या कि चीनी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे करके हमने अपने रक्षा तैयारी में कोई कमी नहीं की। और यही कारण है कि आज हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन उनके 10 की रिपोर्टिंग आई है।
जहां तक राष्ट्रीय एकता का सवाल है, जैसा चौधरी साहब ने कहा, निश्चित रूप से एक रहना चाहिए। और दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ एक प्रमुख विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता और चीन के राजदूत से रात में मिलने उनके घर जाते हैं, दूतावास जाते हैं, बिना भारत को रिपोर्ट किए, भारत की सरकार की नीति जाने, बिना भारत की सरकार को जानकारी दिए। ऐसा मुझे अब लगता है कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं अब नहीं घटेंगी और मोदी जी सबको साथ में लेकर के उनका एक प्रयास हमेशा रहा है। और जैसा जब भी संकट आया है, अभी चाहे वो ये कोविड का संकट हो या कि बंगाल के बाढ़ का संकट हो, उड़ीसा का संकट हो, कि जब भी जैसी परिस्थितियां आई हैं उन्होंने सबसे राय लेकर के काम किया है और सारे देश को एक साथ राय वो बहुत देर से लेते हैं। ये बात विपक्ष हमेशा कहता रहा है, चाहे कोविड का मामला हो या अन्य तरह का मामला हो। जब बहुत ढेर सारी स्थिति हाथ से निकल जाती है, पहले निर्णय तो वो स्वयं लेते हैं आकर, लेकिन जब हाथ से निकल जाती है तब वो सलाह मशवरा करते हैं। ऐसा विपक्ष लगातार आरोप लगाती रही। और अभी जैसा कि चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी कह रहे थे, अभी भी इस तरह के जो पड़ोसियों के साथ रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, इस तरह से जो उस पर अभी तक किसी तरह से किन्हीं विपक्षी दलों के साथ कोई चर्चा नहीं, कोई समन्वय नहीं, कोई चर्चा नहीं हुआ है इस तरह की चीज़ों में। और जिसका जिक्र कर रहे थे कि एक बार मिलजुल कर एक ऐसी राष्ट्रीय नीति पर काम करना चाहिए जिससे इन चीज़ों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो ये दिन कब आएगा कि एक विपक्ष से कम एक चर्चा तो हो ही जाए इस पर? नहीं, विपक्ष से हमेशा चर्चा होती रही। जहां तक पार्लियामेंट के समय भी विपक्ष से इन विदेश के मामलों में भी बात हुई है, सबसे बातचीत होती रहती है। चाहे हमारे इसमें स्तर है, मेरा जहां तक अनुभव है तो कंसल्टेशन में कोई कमी नहीं है, विचार विमर्श में कोई कमी नहीं है। निर्णय राय सबकी ली जाएगी, निर्णय भी सबके साथ होंगे। और आज जो परिस्थितियां हैं, फिर से वो बातचीत होगी। बातचीत तो विचार विमर्श विपक्ष के साथ हमेशा कभी संवाद कर रही है। कर्नल, बस आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं इस पे, बहुत संक्षिप्त में चाहूंगा। जो आज स्थिति है भारत की, हमारे देश की, वैसी स्थिति, वैसी मजबूत स्थिति पहले कभी नहीं थी। चाहे वो आप मिलिट्री तौर पर देख लीजिए, आज हम एक न्यूक्लियर पावर है और हमारे पास में अपने दुश्मनों से एक साथ होकर भी अगर दुश्मन आते हैं सामना करने की क्षमता है, इतना हमारे पास साजो सामान है और उसको हमारे दुश्मन भी जानते हैं। जहां तक डिप्लोमेटिक बात है, मैं हमेशा कहता हूं कि डिप्लोमेसी हमारी आज दुनिया में सबसे अच्छी चल रही है। दुनिया के ज्यादातर देश, खासतौर से अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड या दूसरे देश जो मैटर कर रहे हैं अभी इसमें, वो हमारे साथ में है। चाइना के साथ में आज नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान के अलावा और कौन है। तीसरी बात, इकोनॉमिकली हम एक अच्छी पोजीशन में इसलिए हैं कि हम अपने एडवर्सरी चाइना के ऊपर में इकोनॉमिक प्रेशर डाल सकते हैं और डाल रहे हैं। मैं फिर दोबारा एक बात कहना चाहूंगा कि हमें जापान की नीति अपनानी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जापानीज लोग आज भी मेड इन यूएसए सामान नहीं खरीदते हैं। उनको अभी भी हिरोशिमा नागासाकी याद है। तो हमारे देश के लोगों को भी अक्साई चीन, गिलगित बाल्टिस्तान और अरुणाचल प्रदेश में हमारा लिया हुआ इलाका याद रखना चाहिए और मेड इन चाइना, मेड इन सीआरसी वाले सामान को दूर से ही फेंक देना चाहिए। ये हमारे अंदर से आना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कह सकती। बस श्रीलंका में चाइना का दखल, पाकिस्तान तो उसके कठपुतली ही हो गया है एक तरह से। नेपाल भी उसके इशारे पर काम कर रहा है, इस तरह से आप लोगों की राय है। वहीं बांग्लादेश अगर छोड़ दें तो बाकी हर तरफ से कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये जो तनाव है, ये तनाव हर तरफ से दिख रहा है। कूटनीति में हम पूरी दुनिया में जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, अमेरिका हमको समझने लगा है, तो कहीं ना कहीं रशिया हमारे साथ अब उस तरह की गर्मजोशी के साथ नहीं है। ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। ये तो चलता रहेगा कूटनीतिक स्थितियों में। लेकिन अगर हम अपने पड़ोसियों की तरफ नज़र डालें तो पड़ोसियों में मित्र घट गए हैं। तो क्या लगता है ये कहाँ चूक हो रही है?
कि चूक नहीं हो रही है, जो पहले चूक हुई है उसको सुधारा जा रहा है। आज की हालत में देखिए कि 150 देशों के अंदर में चाइना ने उनको कर्जदार बनाया हुआ है। आज पाकिस्तान के अंदर में पाकिस्तान एक उपनिवेश बन गया है चाइना का, बिकॉज जो सीपेक रोड, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो वन बेल्ट वन रोड का एक हिस्सा है, वो बन रहा है, जिसके अंदर $65 बिलियन डाले जा रहे हैं। वहां पर चाइनीज लेबर काम कर रही है और पाकिस्तान वाले अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग इसको समझने लगे हैं। चाइना भी समझता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है, पीओके का हिस्सा है और पीओके भारत का है। अक्साई चीन और जो उसके साथ की वैली है वो हमारी है। तो उस चाइना इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज ये अगर हम ऑपरेशनल लेवल पर देखें तो जो रोड तिब्बत से जिनजियांग की तरफ चाइना एरिया की तरफ से हाईवे जा रही है, उसको हम कभी इंटरडिक्ट ना कर सके, इसलिए वो हाइट्स को कारगिल की भांति धीरे धीरे लेने की कोशिश कर रहा है। ये चाइना की नीति मैं आपका मतलब आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाह रहा हूं। जबकि हमारी जो नीति है कि हम एक रोड बना रहे हैं जो पीओके से होते हुए बाद में अल्टीमेटली कनेक्ट होगी और फिर वह हिमाचल और होते हुए अरुणाचल प्रदेश में जाएगी। जब गलवान वैली के पास में ये आया तो चाइना को लगा कि अब हम उनके मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है। चाइना कितना असला, कितने सैनिक हमारे सामने एक दिए हुए समय में ला सकता है, उससे लड़ाई लड़ी जाती है। हम उसमें अगर 21 नहीं है तो 19 भी नहीं है, ये सब जानते हैं, चाइना भी इस बात को जानते हैं। बिल्कुल राकेश चतुर्वेदी, मैं आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहूँगा इसमें, इसलिए कि जिक्र आपके नेता की ओर इशारा है कि वो बिना सूचना के मिल लिए चाइना हाई कमीशन में, और इसके साथ ही पीछे की जो गलतियां हैं उसे सुधारने की अब कोशिश हो रही है। रिजवान भाई, बिल्कुल हमें गलतियों से सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए और वो दोहराना नहीं चाहिए। हम जब 1962 में उनसे धोखा खाए, हिंदू चीनी भाई भाई, और हमने विश्वास किया चाइना पर और उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। हम लोग जो झूला झूलते हैं वो मित्रों के साथ झूलते हैं। कभी सावन में झूला डले और तो उसमें अपने दोस्तों के साथ झूला झूलते हैं। हमारा चीन से इतना दोस्ताना कहाँ से हो गया कि हम अपने देश की सरजमीन पर मल्लापुरम में उनको झूला झुलाए हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री? ये कौन सी डिप्लोमेसी थी? ये क्या 130 करोड़ जनता की कमजोरी नहीं दिख रही थी? आप जब चाहे तब डोनाल्ड ट्रंप को आप फर्जी सलाम करवा दें, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके, देश कहीं भी जाता रहे। हमें सबसे पहले खुद में सुदृढ़ होना पड़ेगा। ये बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं है कि कौन आदमी मिल लिया तो क्या आफत आ गई। हमें चाइना से सामूहिक रूप से लड़ना है और उसके लिए इंदिरा जी जैसी शक्ति चाहिए, इंदिरा जी जैसा हौसला चाहिए। जो महिला आजादी के 25 वर्ष बाद बांग्लादेश आजाद करवा सकती थी, जिसको तत्कालीन अटल जी ने लोकसभा में दुर्गा का अवतार कहा, आज आवश्यकता यह है कि उस दृढ़ इच्छा शक्ति से चलिए। आप पाकिस्तान में कराए, सब स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया करे, हम सैनिकों को बधाई देते हैं। लेकिन चीन से अगर हम पीछे हटे तो ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता की कमजोरी मानी जाएगी। इसलिए सबको मैं फिर कह रहा हूं कि सर्वदलीय बैठक बुला के आपको अपडेट करना चाहिए देश को, ताकि हर दल का नेता अपडेट रहे उस चाइना वाली व्यवस्था से। वो कह रहे जवाब दे देते हैं, और ऐसा नहीं है, संसद में तो जवाब देते हैं और समय समय पर सबको पूछते भी हैं। नहीं, ये संसद में जवाब देना, संसद में बात करना, सांसद से विचार सुनना, ये एक अलग प्लेटफॉर्म है। और एक प्लेटफॉर्म वो है कि जब देश पे कोई संकट आए तो हमें सभी राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक प्रशासनिक रूप से बुला के उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और मैं समझता हूं ऐसा कोई राजनीतिक दल भारतवर्ष में नहीं है जो चाइना वाले इस मैटर पर कोई भी भारत के खिलाफ बोले। इनके साथ रहेंगे, लेकिन इनको पूरी बात शेयर करना चाहिए। ताकत बढ़ेगी इनकी, और ताकत जब बढ़ेगी तब ये मजबूती से मुकाबला कर पाएगी सरकार, मेरा ये मानना है। जनार्दन मिश्रा आप हमारे साथ जुड़े, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी आप हमारे साथ जुड़े, कर्नल वत्स आप हमारे साथ जुड़े, और मधुकर द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े थे। किन्हीं तकनीकी कारणों से कुछ उनसे पूरी तरह से संवाद नहीं हो पाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यही है कि एलएसी पर तनाव है, और ये तनाव जाहिर है पूरे देश को चिंता में डालता है, और देश एकजुट है ऐसे मामलों में। वो जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे शत्रु न बने, हमारे मित्र बने रहें, इसकी कोशिश हर हाल में हम करते हैं। और हम
पंचशील के सिद्धांत पर चलने वाले देश हैं, लेकिन यदि कोई हमें इस तरह से आंखें दिखाएगा तो हम उसका जवाब देंगे, और जवाब हम लगातार दे भी रहे हैं। लेकिन कहाँ ये चूक हो रही है, कहाँ ये हालात बन रहे हैं कि नेपाल भी अब हमें आंखें दिखाने लगा है, उस सब पर एक बार हमें अपनी रणनीतियों पर नए सिरे से चिंता भी करनी होगी। उस पर उम्मीद है कि ये चिंताएं हो भी रही हैं। चीन से भी लगातार चर्चाएं होती हैं, डिप्लोमेटिक अंदाज में भी होता है, और सीमा पर भी हमें अपनी ताकत और शौर्य दिखाना है। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।